मनोज के गुजर जाने के बाद शालिनी नितांत तन्हा हो गई थी। नया शहर व उस शहर के लोग उसे अजनबी मालूम होते थे, पर वह मनोज की यादों के सहारे खुद को बदलने की असफल कोशिश करती रहती। शहर की उसी कॉलोनी के कोने वाले मकान में मानस रहते थे। उन्होंने ही जख्मी मनोज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई थी। मनोज की देखभाल में उन्होंने पूरा सहयोग दिया था। मानस से शालिनी का परिचय पहचान में बदल गया था। मानस ने अपना कर्तव्य समझते हुए शालिनी को सामान्य जीवन गुजारने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, शालिनी जी, आप कल से फिर मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए। पहले मैंने आपको अक्सर पार्क में वॉक करते हुए देखा है। हाँ, पहले मैं नित्य मॉर्निंग वॉक पर जाती थी। मनोज जिम जाते थे और मुझे वॉक पर भेजते थे। उनके बाद अब दिल ही नहीं करता, उदास शालिनी ने कहा। मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ। 4 साल पहले मैं भी अपनी पत्नी खो चुका हूँ। जीवन साथी के चले जाने से जो शून्य जीवन में आ जाता है उससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ, किंतु सामान्य जीवन के लिए खुद को तैयार करने के सिवा अन्य विकल्प नहीं होता है। 2 पल बाद वे फिर बोले, मनोज जी को गुजरे हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब वे नहीं हैं, इसलिए आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप खुद को सामान्य दिनचर्या के लिए तैयार कीजिए। मानस ने अपना तर्क रखते हुए आगे कहा, शालिनी जी, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा बल्कि अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। सच कहता हूँ, पत्नी के गुजर जाने के बाद ऐसा महसूस होता था जैसे जीवन समाप्त हो गया। अब दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे लिए, किंतु ऐसा होता नहीं है और ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। किंतु मृत्यु तो साथ संभव नहीं है। जिसके हिस्से में जितनी सांसें हैं वह उतना जीकर चला जाता है। जो रह जाता है उसे खुद को संभालना होता है। मैंने उस विकट स्थिति में खुद को व्यस्त रखने के लिए मॉर्निंग वॉक शुरू की, फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, सो पढ़ाने में दिल लगता ही है। इसके बाद भी काफ़ी समय रहता है, उसमें व्यस्त रहने के लिए घर पर ही कमज़ोर वर्ग के बच्चों को फ्री में ट्यूशन देता हूँ तथा हफ्ते में 2 दिन सेवार्थ के लिए एक अनाथाश्रम में समय देता हूँ। इस तरह के कार्यों से अत्यधिक आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, साथ ही समय को फ्रूटफुल व्यतीत करने का संतोष भी प्राप्त होता है। आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इन कार्यों में मुझे सहयोग दें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह कॉल बेल दूंगा, निकल आइएगा। मॉर्निंग वॉक पर साथ चलेंगे। शुरुआत ऐसे ही कीजिए। अन्य विकल्प न होने के कारण शालिनी ने सहमति में सिर हिला दिया। सच में मॉर्निंग वॉक की शुरुआत से वह एक ताजगी सी महसूस करने लगी। उसने मानस के साथ कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाना व अनाथालय में समय देना भी प्रारंभ कर दिया। इन सब से उसे अद्भुत आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता। 2 दिनों से मानस मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आए। शालिनी असमंजस में पड़ गई। शायद मानस ने सोचा हो कि शुरुआत करवा दी, अब उसे खुद ही करना चाहिए। शालिनी पार्क तक चली गई, किंतु उसे मानस वहां भी दिखाई नहीं दिए। जब तीसरे दिन भी वे नहीं आए तब उसे भय सा लगने लगा कि कहीं एक विधवा और एक विधुर के साथ का किसी ने उपहास बना मानस को आहत तो नहीं कर दिया, कहीं उनके साथ कुछ अप्रिय तो घटित नहीं हो गया। एक्सीडेंट नहीं, वे ठीक हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। इन्हीं उलझनों में उसके कदम मानस के घर की ओर बढ़ चले। दरवाजे पर ताला पड़ा था। 2 पल संकोचवश ठिठक गई, फिर वह उनके पड़ोसी अमरनाथ के घर पहुंच गई। अमरनाथ और उनकी पत्नी ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आइए शालिनी जी, कैसी हैं? हम लोग आपके पास आने की सोच रहे थे किंतु व्यस्तता के कारण समय न निकाल पाए। शालिनी ने उन्हें धन्यवाद देते हुए पूछा, आपके पड़ोसी मानस जी क्या बाहर गए हुए हैं? उनके घर पर? नहीं, उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया था, वे अस्पताल में हैं। हम उनसे कल शाम मिलकर आए हैं, अब वे ठीक हैं, अमरनाथ जी ने बताया। शालिनी सीधे अस्पताल चल दी। विजिटिंग आवर होने के कारण वह मानस के समक्ष घबराई सी पहुंच गई। कैसे हैं आप? क्या हो गया? कैसे हो गया? आपने मुझे इतना पराया समझा जो अपनी तबीयत खराब होने की सूचना तक नहीं दी। मैं पागलों सी परेशान हूँ, न दिन में चैन है न रात में नींद। ओह शालू, इतना मत परेशान हो, मुझे माफ कर दो।
मुझे तुम्हें खबर करनी चाहिए थी, किंतु तुम्हें मेरा हाल कैसे मालूम हुआ? मानस ने आश्चर्य से कहा। आज मैं हैरान परेशान अमरनाथ जी के घर पहुंच गई। वहीं से सब जानकर सीधी चली आ रही हूँ। आप बताए, अब आप कैसे हैं, तथा ये हाल कैसे हुआ? शालिनी की आंखें सजल हो उठीं। मानस भी भावुक हो उठे। उन्होंने शालिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, प्लीज परेशान मत हो, मैं एकदम ठीक हूँ। उस दिन रामरतन रात में खाना बनाने न आ सका। 8:30 बजे के बाद फोन करता है, सर आज नहीं आ सकूंगा, पत्नी को बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैंने कह दिया कि ठीक है, तुम पत्नी को डॉक्टर को दिखाओ, अभी मैं ही कुछ बना लेता हूँ। सुबह सब ठीक रहे तो जरूर आ जाना। मैंने कह तो दिया, किंतु कुछ बना न सका। नुक्कड़ की दुकान से पकौड़े ले आया, वही हजम नहीं हुए, बस रात से दस्त और उल्टियां शुरू हो गईं। मंजी, आप मुझे कितना पराया समझते हैं। मेरे घर पर खाना खा सकते थे, किंतु नहीं, आप नुक्कड़ की दुकान पर पकौड़े लेने चल दिए, जबकि आपके घर से दुकान की अपेक्षा मेरा घर करीब है। सिर्फ आप बात बनाते हैं कि तुम्हें अपनत्व के कारण समझाता हूँ कि स्वयं को संभालो और सामान्य दिनचर्या का पालन करो। मैंने आज आपका अपनापन देख लिया। सॉरी शालू, मुझे माफ कर दो, मानस ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। वैसे अच्छा ही हुआ, तुम्हें खबर कर देता तो तुम्हारा ये रूप कैसे देख पाता। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, ये तो जान सका। शालिनी ने हौले से मानस की बाह में धौल जमाते हुए अपनी आंखें पोंछ ली तथा मुस्कुरा दी। भावनाओं की आंधी सारी औपचारिकताएं उड़ा ले गई। मानस शालिनी को शालू कह बैठे। वही हाल शालिनी का था, वो मानस जी की जगह मंजी बोल गई। भावनाओं के ज्वार में मानस भूल ही गए कि उनके कमरे में उनकी बेटी सुगंधा भी मौजूद है। शालिनी तो उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ थी, अतिभावुकता में उसे मानस के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। एकाएक मानस की नजरें सुगंधा से टकराईं। संकोचवश शालिनी का हाथ छोड़ते हुए उन्होंने परिचय करवाते हुए कहा, शालिनी, इससे मिलो, यह मेरी प्यारी बेटी सुगंधा है। यह आई तो ऑफिस के काम से थी, किंतु मेरी तीमारदारी में लग गई। शालिनी को सुगंधा की उपस्थिति का आभास होते ही उसकी हालत तो रंगे हाथों पकड़े गए चोर सी हो गई। वह सुगंधा से 2-4 औपचारिक बातें कर झटपट विदा हो ली। अस्पताल से लौटते समय शालिनी अत्यधिक सकुचाहट में धंसी जा रही थी। वह भावावेश में क्या क्या बोल गई, न जाने मानस क्या सोचते होंगे। सुगंधा का ख्याल आते ही उसकी सकुचाहट बढ़ जाती, न जाने वह बच्ची क्या सोचती होगी। कैसे उसका ध्यान सुगंधा पर नहीं गया, वह स्वयं को समझाती। मानस के लिए व्यथित होकर ही तो वह अस्पताल पहुंच गई थी, भावनाओं पर उसका नियंत्रण नहीं था, इसलिए जो मन में था जबान पर आ गया। मानस घर आ गए थे, अब वे पूरी तरह स्वस्थ थे। सुगंधा को कल लौट जाना था। सुगंधा ने मानस एवं शालिनी के परस्पर व्यवहार को अस्पताल में देखा था। इतना तो वह समझ चुकी थी कि दोनों के मध्य अपनत्व पप चुका है। बात जानने समझने की इच्छा से उसने बात छेड़ते हुए कहा, पापा, शालिनी आंटी इस कॉलोनी में नहीं आई हैं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मानस शांत गहन चिंता में बैठ गए। सुगंधा ने ही उन्हें टटोलते हुए कहा, क्या बात है पापा, नाराज हो गए? नहीं बेटा, तू तो मुझे मेरे हित में ही समझा रही है, किंतु मुझे भय है। शालिनी मुझे स्वार्थी समझ मुझसे दोस्ती न तोड़ बैठे, उसका अलगाव मैं सहन न कर सकूंगा। मानस ने धीरे धीरे कहा, पापा, वे आपसे प्यार करती हैं, किंतु नारीसुलभ सकुचाहट तो स्वाभाविक है न, पहल तो आपको ही करनी होगी। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मानस के इस वाक्य पर दोनों ही मुस्कुरा दिए। सुगंधा लौट गई, किंतु मानस को समझा कर ही नहीं धमका कर गई कि वे जल्दी से जल्दी शालिनी से शादी की बात करेंगे, वरना वह स्वयं ये जिम्मेदारी पूरी करेगी। मॉर्निंग वॉक पर मानस एवं शालिनी सुगंधा के संबंध में ही बातें करते रहे। मानस बोले, 5 वर्ष हो गए सुगंधा की शादी हुए, जब भी जाती है मन भारी हो जाता है। उसके आने से सारा घर गुलजार हो जाता है, जाती है तो अजीब सूनापन छोड़ जाती है। शालिनी ने कहा, बड़ी प्यारी है सुगंधा, खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी,
उसकी आंखें तो विशेष सुंदर हैं, अपने में एक दुनिया समेटे हुए सी मालूम होती है वह। मानस खुश होते हुए बोले, वह अपनी माँ की कार्बन कॉपी है। मैं शुभी को अद्भुत महिला कहता था, रूप एवं गुण का अद्भुत मेल था उसके व्यक्तित्व में। शालिनी सुगंधा के साथ विशेष जुड़ाव महसूस करने लगी थी। उसने सुगंधा के पति, उसकी ससुराल के संबंध में विस्तृत जानकारी ली तथा अत्यधिक प्रसन्न हुई कि बहुत समझदार एवं संपन्न परिवार है। मॉर्निंग वॉक से लौटते समय शालिनी का घर पहले आता है। रोज ही मानस उसे उसके घर तक छोड़ते हुए अपने घर की ओर बढ़ जाते थे। आज शालिनी ने आग्रह करते हुए कहा, मंजी, आज आप ब्रेकफास्ट एवं लंच मेरे साथ ही लीजिए। आज ही सुगंधा लौट कर गई है, आपको अपने घर में आज सूनापन ज्यादा महसूस होगा। मानस जल्दी ही मान गए। उन्होंने सोचा, इस बहाने शालिनी से अपने दिल की बात कर सकेंगे। काफी उलझन के बाद मानस ने शालिनी से साफ कहना उचित समझा, शालू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ किंतु तुमसे एक वादा चाहता हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात आपत्तिजनक लगे तो साफ इनकार कर देना किंतु नाराजगी से दोस्ती खत्म नहीं करना। शालिनी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी दोस्ती मेरे जीवन का सहारा है, मंजी। खैर, चलिए वादा रहा। शालू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मेरा सहारा बनोगी? मानस ने शालिनी की आंखों में देखते हुए कहा। शालिनी ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, यह क्या कह बैठे, मंजी, भला ये भी कोई उम्र है शादी रचाने की? देखो शालू, हम दोनों अपने अपने जीवन साथी को खोकर जीवन की सांध्य बेला में अनायास ही मिल गए हैं। हम दोनों ही तन्हा हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन फिर से जीवन में आनंद एवं उल्लास भर सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में परस्पर सहयोग दे सकते हैं। मैं अपनी पत्नी शुभी को बहुत चाहता था, किंतु बीमारी ने उसे मुझसे छीन लिया। मेरी शुभी भी मुझे बहुत चाहती थी। अपनी बीमारी के संघर्ष के दौरान भी उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा मेरे जीवन की फिक्र थी। एक दिन मुझसे बोली, मंजी, मेरा आपका साथ इतना ही था। आपको अभी लंबा सफर तय करना है। अकेले कठिन लगेगा। मेरे बाद अवश्य योग्य जीवन साथी ढूंढ लीजिएगा। अपनी शादी वाली अंगूठी मेरी हथेली पर रख कर बोली, इसे मेरी तरफ से स्नेह स्वरूप आप प्यार से उसे पहना देना। मैं ये सोचकर खुश हो लूंगी कि मेरे मंजी के साथ उनकी फिक्र करने वाली कोई है। मानस अपनी पत्नी को याद कर बेहद गंभीर हो गए थे। दोपहर रुक कर स्वयं को संयत कर बोले, मैंने तुम्हें एवं मनोज को भी साथ साथ देखा था, गृह प्रवेश के अवसर पर तथा अस्पताल के दुखद मौके पर। तुम दोनों का प्यार स्पष्ट परिलक्षित था। मनोज को भी अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारे जीवन की चिंता थी। वे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही चिंता व्यक्त करते थे। मैं आईसीयू में उनसे मिलने जब भी जाता, सिर्फ तुम्हारे संबंध में चिंता व्यक्त करते थे। उस दिन उन्हें आभास हो चला था कि वे नहीं बचेंगे। अत्यधिक कष्ट में बोले थे, दोस्त, मैं तुम्हें अक्सर पुनर्विवाह की सलाह देता था और तुम हंसकर टाल जाते थे। किंतु अब तुमसे वचन चाहता हूँ, मेरी शालू को अपना लेना। तुम्हारे साथ वह सुरक्षित है, ये सोच मुझे शांति मिलेगी। हमने परिवारों के विरोध के बावजूद अंतरजातीय विवाह किया था। सभी संबंध खत्म हो गए थे। मेरे बाद एकदम अकेली हो जाएगी मेरी शालू। दोस्त, मेरा आग्रह स्वीकार कर लो, मेरे पास समय नहीं है। उनकी दर्द भरी याचना पर मैं हाँ तो न कर सका था, किंतु स्वीकृति हेतु सिर अवश्य हिला दिया था। मेरी सहमति जानकर उस कष्ट एवं दर्द में भी उनके चेहरे पर एक स्मिति छा गई थी। किंतु शालिनी, तुम्हारी नाराजगी के डर से मैं तुमसे कहने का साहस न जुटा सका था। सच कहता हूँ शालू, सांत्वना और सहयोग ने मनोज के आग्रह के बाद कब प्यार का रूप ले लिया, इसका आभास मुझे भी नहीं हुआ। किंतु मेरे प्यार की सुगंध मेरी बेटी सुगंधा ने महसूस कर ली है। कहते हुए मानस धीरे से मुस्कुरा दिए। शालिनी नीची नजरें किए हुए शांत बैठी थी। मानस ने ही कहा, शालू, मैंने तुम्हें मनोज जी की, सुगंधा की एवं अपनी भावनाएं बता दी हैं। अंतिम निर्णय तुम ही करोगी। तुम्हारी सहमति के बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। शालिनी ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, मनोज ने जैसा आग्रह आपसे किया था वैसी ही इच्छा मुझसे भी व्यक्त की थी। मुझसे कहा था, शालू,
दुनिया में अकेली औरत का जीवन दूभर हो जाता है। मानस जी भले इंसान हैं तथा विधुर भी हैं। उनका हाथ थाम लेना। तुम सुरक्षित रहोगी तो मुझे शांति मिलेगी। मेरी चुप्पी पर अधीर हो कर बोले थे, शालू मान जाओ, हाँ कह दो, मेरे पास समय नहीं है। उनकी पीड़ा, उनकी अधीरता देख मैंने भी स्वीकृति में सिर हिला दिया था। मेरी स्वीकृति मान, उन्होंने हल्की मुस्कुराहट से कहा था। मेरी शादी वाली अंगूठी मेरी सहमति मान, मानस को पहना देना। उसमें लिखा अब उनके लिए ही है। किंतु मैं भी आपकी दोस्ती न खो बैठूं, इस संकोच में आपसे कुछ कह न सकी। वो हल्के से मुस्कुरा दी। मानस इत्मीनान से बोले, चलो, सुगंधा की जिद के कारण सभी बातें साफ हो गईं। मैं तो तुम्हें चाहने लगा हूँ, ये स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा प्यार भी उस दिन अस्पताल में उजागर हो चुका है। मेरी सुगंधा तो हमारी शादी के लिए तैयार बैठी है। तुम भी इस विषय में अपने बेटे से बात कर लो। शालिनी ने उदासीनता से कहा, मेरा बेटा तो सालों पहले ही पराया हो गया। अमेरिका क्या गया, वहीं का होकर रह गया। 4 साल से न आता है, न हमारे आने पर सहमति व्यक्त करता है। उसकी विदेशी पत्नी है तथा उसने तो हमारा दिया नाम तक बदल दिया है। मनोज के क्रियाकर्म हेतु बहुत कठिनाई से उससे संपर्क कर सकी थी। मात्र 3 दिन के लिए आया था। मानो संबंध जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने आया था। कह गया, यूं व्यर्थ मुझे आने के लिए परेशान न किया करें, मेरे पास व्यर्थ का समय नहीं है। अकेली माँ कैसे रहेगी, न उसने पूछा, न ही मैंने बताया। अजनबी की तरह आया, परायों की तरह चला गया। शालिनी की आंखें भीग आई थीं। मानस ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, शालू, जिस बेटे को तुम्हारी फिक्र नहीं है, जिसने तुमसे कोई संबंध संपर्क नहीं रखा है, उसके लिए क्यों आंसू बहाना। मैं तुमसे एक वादा कर सकता हूँ, हम दोनों एक दूसरे का इतना मजबूत सहारा बनेंगे कि हमें अन्य किसी सहारे की आवश्यकता ही नहीं होगी। शालिनी अभी भी सिमटी से कुचाई सी बैठी थी। मानस ने उसकी अंतर्दशा भांपते हुए कहा, शालू, ये तुम भी जानती होगी तथा मैं भी समझता हूँ कि इस उम्र में शादी शारीरिक आवश्यकता हेतु नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती है। शादी की आवश्यकता हर उम्र में होती है ताकि साथी से अपने दिल की बात की जा सके। एक साथी होने से जीवन में उमंग उत्साह बना रहता है। फोन के जरिए सुगंधा सब बातें जानकर खुशी से उछलते हुए बोली, पापा, इस रविवार यह शुभ कार्य कर लेते हैं। मैं और कुणाल इस शुक्रवार की रात में पहुंच रहे हैं। रविवार के दिन कुछ निकटतम रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के बीच मानस एवं शालिनी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, फूलमाला पहनाई तथा मानस ने शालिनी की सूनी मांग में सिंदूर सजा दिया। सभी उपस्थित अतिथियों ने करतल ध्वनि से उत्साह एवं खुशी का प्रदर्शन किया। सभी ने सुगंधा की सोच एवं समझदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मानस एवं शालिनी के पुनर्विवाह का प्रस्ताव रख सुगंधा ने प्रशंसनीय कार्य किया है। सुगंधा ने घर पर ही छोटी सी पार्टी का आयोजन रखा था। सोमवार की पहली फ्लाइट से सुगंधा एवं कुणाल को लौट जाना था। शालिनी भावविभोर हो बोली, अच्छा होता बेटा कुछ दिन रुक जाती। सुगंधा ने अपनेपन से कहा, मम्मी, अभी तो हम दोनों को जाना ही पड़ेगा। फाइनल रिपोर्ट का समय होने के कारण ऑफिस से छुट्टी मिलना संभव नहीं है। ठीक है, इस बार जाओ, किंतु प्रॉमिस करो, दिवाली पर आकर जरूर कुछ दिन रहोगे, शालिनी ने आदेशात्मक स्वर में कहा। सुगंधा को शालिनी का मां जैसा अधिकार जताना भला लगा। वह भावविभोर हो उसके गले लग गई। उसे आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो रहा था। होता भी क्यों नहीं, उसे मां जो मिल गई थी। दोनों के अपनत्वपूर्ण व्यवहार को देखकर मानस की आंखें भी सजल हो उठीं।